Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another topic under environmental education, that is approaches of environmental education. And in this video, I will going to cover the interdisciplinary model and the multidisciplinary model and NCF 2023. Okay, National Curricular Framework 2023. So, what do we mean by an approach in EE? An approach to environmental education is really a curriculum design question कि हम कैसे पढ़ाएं. Should environment content live inside each existing subject separately, or should subjects be woven together into a single unified study of environmental problems? मतलब कि क्या हम ऐसा रखें कि हर सब्जेक्ट जैसा चल रहा है उसमें हम environmental content जोड़ें, या हम सब्जेक्ट बी वोवन टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिफाइड स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, या हम विषयों को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के कंसर्न है उसके संग जोड़े और एक सिंगल सब्जेक्ट बना दें. तो व्हाई इट मैटर्स, द अप्रोच चोजन शेप्स वेदर स्टूडेंट सी द एनवायरमेंट एज ए सेट ऑफ डिस्कनेक्टेड फैक्ट्स और एज वन इंटरकनेक्टेड सिस्टम. ये अप्रोच ही है जो बताएगी कि विद्यार्थी पर्यावरण को किस तरीके से परसीव करें. वो उनको एक डिस्कनेक्टेड फैक्ट्स की तरह से, मतलब पर्यावरण ऐसा है जिससे हमसे कोई विशेष उसका लेना देना नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, या एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है. तो टू डोमिनेंट मॉडल्स हैं इसके, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस आर द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड वेज टू स्ट्रक्चर एनवायरमेंटल कंटेंट इन स्कूल्स, नॉट जस्ट थियरी. ये NCF 2023 has now made this choice explicit policy, naming environmental education a formal interdisciplinary area of study in India. ठीक है ना. तो यानी कि इसके दो मॉडल चल रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी, और ये सिर्फ थ्योरी में नहीं करना है, मतलब इसको प्रैक्टिस में भी लाना है. तो दी स्पेक्ट्रम ऑफ करिकुलम इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो वेयर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी सिट रिलेटिव टू ईच अदर. सिंगल सब्जेक्ट ई स्क्वीज्ड इनटू जस्ट वन सब्जेक्ट, या तो ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ एनवायरमेंटल एजुकेशन को बायोलॉजी में पढ़ा दे भाई, या इंटीग्रेशन बढ़ाएं, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएं, मतलब ईच सब्जेक्ट टीचर्स इट्स ओन ई एंगल, मतलब ज्योग्राफी वाला अपने एंगल से पढ़ाए, हिस्ट्री वाला अपने एंगल से पढ़ाए, सोशियोलॉजी वाला अपने एंगल से पढ़ाए, ऐसे कर सकते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा. या इंटर डिसिप्लिनरी यानी कि इंटीग्रेशन हम और बढ़ा दें कि सब्जेक्ट्स मर्ज इनटू वन इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल स्टडी, कि सब्जेक्ट्स आपस में मर्ज हो जाएं और वो एनवायरमेंटल स्टडी का एक इंटीग्रेटेड मॉडल बन जाए. तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ करिकुलम इंटीग्रेशन है. पहले सिंगल सब्जेक्ट के रूप में, फिर कई विषयों में एंगल के रूप में, और कई विषय मिलाकर एक विषय बनाना, ये इंटरडिसिप्लिनरी है. तो दी मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल में क्या होता है कि एनवायरमेंटल टॉपिक्स आर टॉट सेपरेटली विद इन ईच एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट है एग्जिस्टिंग है उसमें हमको एनवायरमेंटल टॉपिक्स पढ़ाना है. जैसे बायोलॉजी कवर कर सकती है इकोसिस्टम को, ज्योग्राफी कवर कर सकता है रिसोर्सेज को, केमिस्ट्री पॉल्यूशन को कवर कर सकता है, पढ़ते ही हम लोग पॉल्यूशन में, क्योंकि सारी गैसेस जो है वो केमिस्ट्री से उनका लेना देना है. ईच डिसिप्लिन कीप्स इट्स ओन मेथड्स विदाउट डेलिबरेटली मर्जिंग देम. इसमें हर डिसिप्लिन का अपना मेथड होगा, हमको किसी में किसी को जबरदस्ती जोड़ेंगे नहीं. सब्जेक्ट स्टे सेपरेट, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा. ईच टीचर कवर्स द इन्वायरमेंटल एंगल रिलेवेंट टू देयर ओन डिसिप्लिन यूजिंग दैट सब्जेक्ट्स ओन कांसेप्ट्स एंड वोकैब. इसमें क्या होगा कि हर टीचर अपने विषय में जो उसको एनवायरमेंटल टॉपिक मिल रहे हैं उनको एनवायरमेंटल एंगल से देखेगा और अपने सब्जेक्ट के कंसेप्ट और वोकैब यूज करेगा. नो डेलिबरेट सिंथेसिस, इसमें कोई जानबूझकर संश्लेषण नहीं करना है. स्टूडेंट्स में स्टडी द सेम रियल वर्ल्ड इश्यू जैसे डिफॉरेस्टेशन इन 3 क्लासेस विदाउट एनीवन कनेक्टिंग द डॉट्स एक्सप्लिसिटली. जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग को लगता था अच्छा ये तो केमिस्ट्री में भी है और ये तो इन्वायरमेंटल साइंस में भी है, अच्छा ये तो बायोलॉजी में भी है. तब हम ये डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी का कंसेप्ट नहीं समझते थे. एंड द सिंपलेस्ट मॉडल टू इंप्लीमेंट है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं, जो जैसा है वैसे ही पढ़ाइए. बस आपके में कोई ऐसा टॉपिक आए जिसका एनवायरमेंट से लेना देना है तो उसको एनवायरमेंटल एंगल से पढ़ा दीजिए, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर रीडिजाइनिंग द टाइम टेबल और टीचर कोलैबोरेशन. इट्स द इजीएस्ट अप्रोच फॉर स्कूल्स टू अडॉप्ट क्विकली. ये सबसे आसान अप्रोच है जिसको स्कूल्स क्विकली अपना सकते हैं. अच्छा, ये स्कूल एजुकेशन के लिए ये वीडियो है क्योंकि इसमें NCF 2023 का जिक्र है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर 2023 जो आया है वो स्कूल एजुकेशन के लिए है ना. Then multidisciplinary in practice, one topic many classrooms. जैसे एग्जाम्पल थीम जैसे वाटर पॉल्यूशन है तो टॉट सेपरेटली इन ईच सब्जेक्ट. तो वाटर पॉल्यूशन को देखो बायोलॉजी वाला कैसे पढ़ाएगा, इट सेपरेट एंगल ऑन वाटर पॉल्यूशन. वो कहेगा इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, यानी कि जो पॉल्यूटेंट है, जो प्रदूषक है, उसका जलीय जंतुओं और इकोसिस्टम पर क्या फर्क पड़ता है. केमिस्ट्री वाला क्या पढ़ाएगा,
केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड वाटर क्वालिटी टेस्टिंग मेथड, वो पढ़ाएगा कि जो पॉल्यूटेंट है उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, आप वाटर की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि वो साफ है या अशुद्ध है। ज्योग्राफी पढ़ाएगा, सोर्सेज, स्प्रेड इन रीजनल पैटर्न्स ऑफ रिवर और लेक पॉल्यूशन, की किस जगह की रिवर में किस जगह का पॉल्यूशन, कैसा पॉल्यूशन है। सोशल साइंस वाले पढ़ा सकते हैं लॉज, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रेगुलेशन। तो यहाँ पे नो क्लास एक्सप्लिसिटली लिंक्स द केमिस्ट्री, द इकोलॉजी, द ज्योग्राफी एंड द पॉलिसी टुगेदर, दैट सिंथेसिस इज लेफ्ट एंटायरली टू द स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे सिंथेसिस स्टूडेंट को करनी है कि वो इतने विषयों से जब वाटर पॉल्यूशन को पढ़े और पढ़ के घर जाए, बैठे, कभी सोचे, रिफ्लेक्ट करे, तो उसे समझ में आए कि ये तो बायोलॉजी से भी लेना देना इसका, केमिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, सोशल साइंस से भी। मतलब ये डेलिबरेट सिंथेसिस पॉलिसी मेकर्स और टीचर्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या है। स्ट्रेंथ है कि इजी टू इंप्लीमेंट है, फिट्स नीटली इनटू एग्जिस्टिंग टाइम टेबल्स एंड सब्जेक्ट बाउंड्री, आपका जो भी चल रहा है हिसाब किताब उसमें फिट बैठ जाएगा। प्रिजर्व्स डीप डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज एंड रिगर इन ईच सब्जेक्ट, इसमें आपके हर विषय का स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, रिगर सब सुरक्षित है। डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव टीचर रीट्रेनिंग और कोलेबोरेशन, इसमें टीचर को बहुत ज्यादा प्रशिक्षण या सहयोग, कोलेबोरेशन की जरूरत भी नहीं है। एंड गुड फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज फर्स्ट, और ये आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को भी बनाता है। लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि स्टूडेंट्स रेयरली कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन सब्जेक्ट्स ऑन देयर ओन, मुश्किल से कोई स्टूडेंट इन डॉट्स को कनेक्ट करेगा कि वाटर पोल्यूशन सबसे मिल रहा है। क्योंकि जनरली हम पढ़ते वक्त सिर्फ और हमें इस तरह से ट्रेन किया गया है कि हम सिर्फ पढ़ते वक्त स्टूडेंट क्या करता है, वो देखता है जो एग्जाम में आने वाला है। हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड, तो सिर्फ उसी को देखेगा, वही रटेगा। जो आजकल के बच्चे तो चूंकि वो सेमेस्टर सिस्टम, मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, बार बार छोटा छोटा हिस्सा पढ़ाया जाता है और उसका एग्जाम दिया जाता है, तो पिछले वाले टेक्स्ट का आप उनसे पूछिए तो वो कहते हैं कि अब आगे वाले एग्जाम में नहीं आना है, मतलब अब उनकी जिंदगी से चला जाता है। तो ये है हिसाब किताब, तो स्टूडेंट्स नहीं करेंगे ये। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर इनहेरेंटली सिस्टमिक, दिस मॉडल फ्रेगमेंट्स देम आर्टिफिशियली, ये क्या कर देता है मॉडल, जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, वो इसको फ्रेगमेंटेड रूप से दिखा रहा है, जबकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंटैक्ट है, वो सब में निहित है। एंड कैन फील रिपीटेटिव सब्जेक्ट्स अननोइंगली ओवरलैप विदाउट कोऑर्डिनेशन। और अगर जनरली जैसा होता है, कोई अपने आप में टीचर्स बात थोड़ी करते हैं कि हम आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उनके विषय में, उनके सिलेबस में जो होता है वो जाके पढ़ा देते हैं। तो ये रिपीटेटिव लग सकता है स्टूडेंट्स को अगर आप बिना कोऑर्डिनेशन के पढ़ाएं। एंड वीक एट टीचिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग विच नेवर रेस्पेक्ट सब्जेक्ट बाउंड्रीज, और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से वीक भी है क्योंकि ये सब्जेक्ट बाउंड्री को रेस्पेक्ट नहीं करता है। ओके, अब आया इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल, जो थोड़ा बढ़िया है, जो थोड़ा बेटर है, जहां इंटीग्रेशन डेलिबरेट है और यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट को कनेक्ट कर सकता है। कंसेप्ट्स, मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स आर डेलिबरेटली ब्लेंडेड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड स्टडी ऑफ एन एनवायरमेंटल इश्यू, द बाउंड्रीज बिटवीन सब्जेक्ट्स डिसॉल्व इनटू वन इंटीग्रेटेड थीम और प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने विभिन्न विषयों के कंसेप्ट्स, मेथड और पर्सपेक्टिव को जानबूझ के एक सिंगल यूनिफाइड स्टडी में जोड़ा है एक एनवायरमेंटल इशू के हिसाब से, और यहाँ पे विषयों के बीच की जो बाउंड्री है वो डिसॉल्व हो गई है, घुल गई है, घुल मिल गई है और एक इंटीग्रेटेड थीम बन गया है। द इश्यू कम्स फर्स्ट नॉट द सब्जेक्ट, यहाँ पे इश्यू पहले आता है, विषय नहीं। Teaching starts from a real environmental problem like climate change, then deliberately pulls in whatever science, ethics or economics is needed to understand it. यहाँ पे टीचिंग शुरू होती है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज को आप साइंस के एंगल से भी पढ़ाइए, इथिक्स के एंगल से भी पढ़ाइए, इकोनॉमिक्स के एंगल से भी पढ़ाइए, जिस भी विषय के एंगल से पढ़ाना जरूरी है पढ़ाइए। Requires genuine synthesis, यहाँ पे teachers and students actively build explicit connections across disciplines rather than leaving synthesis to chance। यहाँ पे आपको सिंथेसिस जानबूझ के क्लासरूम में करनी है, आपको कनेक्शंस के बीच के डिसिप्लिन के बीच के कनेक्शन स्टूडेंट को बताने हैं। ये नहीं कि सिंथेसिस छोड़ दी जाए, किसी को बाई चांस समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं आए नहीं आए। Matches how real environmental problems work. Climate change, biodiversity loss, and pollution are never purely scientific or purely social. This model reflects that reality directly. ये विषय जो हैं वो ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ वैज्ञानिक है भाई। सोशल साइंस, जब तक सोशल, जब ह्यूमन बीइंग, जब तक सोसाइटी, लॉज इसमें नहीं आएंगे, कैसे आपका कंसेप्ट पूरा होगा। तो ये आपस में जुड़ना जरूरी है। एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन प्रैक्टिस, वन इंटीग्रेटेड यूनिट, जैसे मान लीजिए कि आपकी यूनिट है क्लाइमेट चेंज इन अवर्स एंड अवर सिटी। अब आप इसको साइंस के हिसाब से पढ़ाइए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, लोकल टेम्परेचर को कैसे बढ़ रहा है, इमिशन डेटा पढ़िए।
डेटा एंड इकोनॉमिक्स ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाइए कि द सेम डेटा इज यूज्ड टू एनालाइज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑन द लोकल कम्युनिटी एंड चाइल्डहुड लाइवलीहुड. देन इथिक्स एंड पॉलिसी स्ट्रैंड के हिसाब से पढ़ाइए स्टूडेंट्स. देन डिबेट द फेयरनेस ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी चॉइसेस यूजिंग बोथ द साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक फाइंडिंग्स एज एविडेंस. मतलब आप कक्षाओं में डिबेट करा सकते हैं, स्टूडेंट को पता चले कि पॉलिसी जो चॉइसेस हैं, जो नीतियां बनाई गई हैं क्लाइमेट के लिए, वो कितनी फेयर हैं, है ना, उनकी क्या वैज्ञानिक और आर्थिक उनकी फाइंडिंग्स है. एंड एक्शन स्ट्रेन, द यूनिट कल्मिनेट्स इन ए सिंगल स्टूडेंट डिजाइन लोकल क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट दैट ड्रॉज ऑन ऑल थ्री स्ट्रेंड्स टुगेदर. और उसके बाद में आप विद्यार्थियों से एक प्रोजेक्ट बनवाइए कि कैसे आप अपने सिटी का क्लाइमेट सिक्योर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. आप उसमें साइंस इन्वॉल्व कीजिए, इथिक्स इन्वॉल्व कीजिए, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व करवाइए, मतलब स्टूडेंट से. तो नोटिस क्या है, these trends are sequential and cumulative. Each depends on the one before it, unlike the parallel disconnected classes of the multidisciplinary model. Multidisciplinary model में classes parallel चल रही है लेकिन उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. यहाँ पे classes को merge करके एक बार में एक हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ताकि students आपस में कनेक्शन को समझ सके और मतलब यू कैन से कि ब्रॉड लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिवली इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को समझ सके. ओके, तो इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल का स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या है. स्ट्रेंथ है कि मिरर्स हाउ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड. आपको समझ में आएगा कि कितना ये मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम है. बिल्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसिस एंड सिस्टम्स लेवल रीजनिंग. बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसिस और रीजनिंग डेवलप कर सकते हैं. हायर स्टूडेंट इंगेजमेंट है क्योंकि स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम है वो रेलेवेंट लगेगी, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगेगी. उसके सिटी की बात हो रही है, वो फील कर रहा है कि बारिश हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, क्यों है ऐसा. एंड डेवलप्स द इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग. एनईपी 2020 एक्सप्लिसिटली प्रायोरिटाइजेस. और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाह रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग डेवलप हो, वैसा करेगा. लेकिन लिमिटेशंस क्या है. डिमांड सिग्निफिकेंट टीचर कोलैबोरेशन, टाइम एंड जॉइंट प्लानिंग. इसके लिए आपको बहुत मेहनत और कोलैबोरेशन और समय देना होगा. हार्डर टू टाइम टेबल. टाइम टेबल बनाना वैसे ही इतना मुश्किल है, इसका बनाना और मुश्किल हो जाएगा. एंड एसेस विद इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सिलोड स्कूल स्ट्रक्चर्स. और जब तक आप सब्जेक्ट को ऐसे बना लेंगे कि डिसिप्लिन सोशल साइंस वाले का साइंस है, साइंस वाले का इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उस परस्पेक्टिव में ये और मुश्किल है. रिस्क ऑफ डाइल्यूटिंग डीप डिसिप्लिनरी रिगर इफ नॉट केयरफुली डिजाइंड. और इसमें यह भी रिस्क है कि अगर आपने इसको ढंग से डिजाइन नहीं किया तो डिसिप्लिनरी रिगर, मतलब जो डिसिप्लिन की डेप्थ है वो खत्म हो सकती है. एंड रिक्वायर्स टीचर्स कॉन्फिडेंट इनफ टू टीच बियॉन्ड देयर ओन सब्जेक्ट. इसके लिए आपको ऐसे टीचर्स चाहिए जो अपने विषय के इतर जाके इसको कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकें. ओके, तो मल्टी डिसिप्लिनरी वर्सेज इंटरडिसिप्लिनरी को साइड बाय साइड देख लीजिए. स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है कि एकेडमिक सब्जेक्ट है, लेकिन इस भाई विषय है, हम इतिहास पढ़ाने गए, हम भूगोल पढ़ाने गए, विषय से ही शुरू करेंगे. विषय में आया नदी, तो हम नदियों का, हमने पॉल्यूशन के बारे में बात कर ली. लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी की शुरुआत ही रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम से होगी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से. सब्जेक्ट बाउंड्रीज यहाँ केप्ट सेपरेट और इंटैक्ट है. यहाँ डेलिबरेटली सब्जेक्ट की बाउंड्री आपस में ब्लेंड मर्ज की गई है. Who make the connections left to the student. और यहाँ build explicitly by teacher and curriculum. हम करेंगे कनेक्शन ताकि विद्यार्थी को बेहतर समझ में आए. एंड टीचर कोलैबोरेशन नीडेड, यहाँ बिल्कुल कम है, यहाँ तो चाहिए, बिना कोलैबोरेशन के होगा कैसे. एंड बेस्ट फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल सब्जेक्ट नॉलेज के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये किसके लिए अच्छा है, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए. ओके, तो इंडियाज रियल वर्ल्ड चॉइस जो एनसीएफ 2023 है, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नाउ फॉर्मली एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी. अब मान लिया गया है इसको इंटरडिसिप्लिनरी. ये डेलिबरेट पॉलिसी चॉइस है. राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2023 है उसने कहा है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन विद इन एजुकेशन इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज एट द सेकेंडरी स्टेज रखा जाए, नॉट इनसाइड ए सिंगल सब्जेक्ट. ऐसा ना किया जाए, यानी कि पॉलिसी ने कह दिया है बिकॉज द प्रॉब्लम डिमांड्स इट, क्योंकि उसने कहा है कि जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है और उनको इंटरडिसिप्लिनरी सॉल्यूशंस ही चाहिए. ठीक है. फिर part of a bigger structural shift, this sits inside NEP 2020's vision of the secondary stage as 4 years of multidisciplinary study with real subject flexibility from grade 9 onward.
तो ये शिफ्ट डिमांड करता है कि 4 साल का जो आपका 9, 10, 11, 12 का हिसाब किताब है उसमें आप इसको मर्ज करके पढ़ाएं। और रीजनिंग एंड एथिक्स, नॉट जस्ट फैक्ट्स। आप उनको बच्चों को रीजनिंग सिखाइए, एथिक्स सिखाइए, सिर्फ फैक्ट्स मत बताइए। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड कैपेसिटीज, उनकी एक क्षमता डेवलप हो सके कि वो रीजन कर सकें, वो आर्ग्यूमेंट दे सकें, वो इथिकल जजमेंट के विषय में सोच सकें एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, नॉट जस्ट मेमोराइज कंटेंट। सिर्फ याद ना करें कि इसमें ये संधि आई, ये संधि आई, ये नियम है, ये प्रोटोकॉल है, उससे कुछ नहीं होगा। ओके, तो चूजिंग द राइट अप्रोच, यंगर लर्नर के लिए तो मल्टी डिसिप्लिनरी ठीक है, लेकिन ओल्डर लर्नर के लिए आपको इंटरडिसिप्लिनरी एम्फेसिस करना होगा। टीचर का रेडीनेस मैटर करता है कि टीचर कितना तैयार है इसको पढ़ाने के लिए, और मैच द लर्निंग गोल। वांट डीप सब्जेक्ट मास्टरी तो मल्टी डिसिप्लिनरी चलिए। वांट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो इंटरडिसिप्लिनरी चलिए। यानी कि आपको अप्रोच समझनी होगी कि आप चाहते क्या है, वही अप्रोच फॉलो कीजिए। तो दी वे फॉरवर्ड क्या है, ब्लेंडेड मॉडल अपना लीजिए, नॉट आइदर और बट बोथ सीक्वेंस, दोनों चलिए। शुरुआत मल्टीडिसिप्लिनरी से करिए और फिर इंटरडिसिप्लिनरी में आ जाइए। स्टार्ट स्मॉल विद इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट्स, अगर नया मॉडल आप शुरू करने जा रहे हैं तो छोटे से शुरू कीजिए। इन्वेस्ट इन टीचर कोलैबोरेशन टाइम, टीचर के संग काम करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको टाइम दीजिए कि वो कोलैबोरेशन कर सकें। और लेट असेसमेंट फॉलो दी अप्रोच, और ये देखिए कि कौन सी अप्रोच बेहतर काम कर रही है, तो ये असेसमेंट कर लीजिए, आकलन कर लीजिए उसका कि किसका परिणाम ज्यादा बेहतर हुआ। ओके, तो कंक्लूजन क्या है, द मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल टीचेस एनवायरमेंटल कंटेंट विद इन ईच एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट सेपरेटली, सिंपल टू इंप्लीमेंट है बट लीव सिंथेसिस टू द स्टूडेंट। यानी कि ये मॉडल जैसा सब्जेक्ट चल रहा है उसी में आप पढ़ा सकते हैं, आसान है इसको इंप्लीमेंट करना, लेकिन जो सिंथेसिस है, जो संश्लेषण है, वो विद्यार्थी के पार्ट पे छोड़ा गया है, इसलिए मुश्किल है कि ये होगा। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल जो है वो डेलिबरेटली ब्लेंड करता है सब्जेक्ट को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के इर्द गिर्द। तो इसको प्लान करना तो हार्डर है, लेकिन ये एक्चुअली सोल्यूशन देता है। और एनसीएफ 2023 हैज मेड इंडियाज पॉलिसी चॉइस एक्सप्लिसिट, उसने कह दिया है कि अब आपको चॉइस नहीं है आपके सामने, आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एक फॉर्मल इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी एट सेकेंडरी स्टेज लेना ही होगा। एंड दी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लासरूम्स डोंट चूज वन फॉर एवर, वो कह रहा है कि आप एक को दूसरे के ऊपर मत चुनिए, बल्कि दोनों ही करिए, मल्टी डिसिप्लिनरी से पहले शुरू करिए और फिर आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन में नया टॉपिक था अप्रोचेस, जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में बात थी, तो मैंने आपसे कवर कर लिया। ओके, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल एजुकेशन को हम लोग टच कर रहे हैं बिकॉज ये टॉपिक, ये विषय मैंने पहले नहीं पढ़ाया है कभी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।